हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से कुछ नई और डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इन स्टोरीज़ को सुन पाएंगे और इन्जॉय कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। भूतिया रेल यात्रा हमारी पहली कहानी का शीर्षक है। अमावस की काली रात, चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। रात के 11 बज रहे थे। 25 साल का एक नौजवान लड़का हाथ में बैग लेकर ऑटो वाले के पास जाकर कहता है, भाई साहब, आप मुझे रामपुर स्टेशन छोड़ दोगे? मुझे मुंबई जाना है। ऑटो वाला गहरी नींद में सोया हुआ था। नौजवान लड़का फिर से ऑटो वाले को आवाज़ देता है, भाई साहब उठिए, मुझे जल्दी से स्टेशन छोड़ दीजिए। ऑटो वाला अपनी आंखें खोलता है और उस नौजवान लड़के से कहता है, इतनी रात को आपको कहाँ जाना है? वो लड़का कहता है, रामपुर स्टेशन। ऑटो वाला थोड़ा घबराया और घबराहट के मारे कांपने लगा। नौजवान लड़का ऑटो वाले से कहता है, क्या हुआ भाई साहब, आप इतना क्यों घबरा रहे हो? भूत देख लिया है क्या? ऑटो वाला डरते हुए कहता है, आज अमावस की काली रात है। आज रामपुर स्टेशन जाना मतलब मौत को गले लगाना। अमावस की रात कोई भी इंसान रामपुर स्टेशन नहीं जाता और जो भी गया आज तक जिंदा लौट कर नहीं आया है। इतना सुनकर नौजवान लड़का ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। भाई साहब, आप भी भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन करते हो। आज के ज़माने में भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। आप मुझे रामपुर स्टेशन छोड़ दीजिए, मैं आपको ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ऑटो वाला कहता है, मुझे पैसों का लालच मत दीजिए साहब, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। मैं अपनी फ़िक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे घर में 2 साल की बेटी है जो मेरा इंतज़ार कर रही है। आप कोई और ऑटो वाला ढूंढ लीजिए, मैं आपको स्टेशन छोड़ने नहीं जा सकता। नौजवान कहता है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे रामपुर स्टेशन तक छोड़ दीजिए। कुछ ही देर में रेल प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। अगर वक्त पर स्टेशन ना पहुंचा तो रेल चली जाएगी। ऑटो वाला कहता है, आप इतना ज़िद कर रहे हैं तो चलिए मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। एक बात का ध्यान रखना साहब, उस प्लेटफॉर्म में किसी भी अनजान यात्री से बात मत करना क्योंकि उस प्लेटफॉर्म में भूत घूमते हैं जो अपने शिकार की तलाश में किसी इंसान के आने का इंतज़ार करते रहते हैं। ऐसे लोग दिखने में आम आदमी की तरह होते हैं, इनको पहचानना बहुत मुश्किल है। नौजवान लड़का कहता है, फिल्मों की कहानी सुनाना बंद करिए और मुझे जल्दी से रामपुर स्टेशन ले चलिए। ऑटो वाला कहता है, ठीक है, बैठिए, मैं आपको आपकी मंजिल तक ले चलता हूँ। इतनी देर तक हम दोनों बातें कर रहे हैं, अभी तक मैंने आपका नाम नहीं पूछा। आपका नाम क्या है? वो लड़का कहता है, मेरा नाम राहुल है। ऑटो तेज़ी से रामपुर स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। तब रात के 11:30 बज रहे थे। सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा था। कुत्ते की भौंकने की आवाज़ से ऑटो वाला और ज़्यादा डरने लगा था। अमावस की काली अंधेरी रात की वजह से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में ऑटो रामपुर स्टेशन जाकर रुकती है। ऑटो वाला कहता है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, आप अकेले चले जाना। राहुल ऑटो वाले को किराया देकर रामपुर स्टेशन के अंदर चला जाता है। तब रात के 11:15 बज रहे थे। 12 बजे में कुछ ही मिनट बाकी थे। राहुल बहुत थक चुका था। अपना सामान प्लेटफॉर्म में रखकर ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगा। राहुल को थोड़ा सा अजीब लगने लगा था क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ा सा घबराया वो और प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगा। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, हेलो दोस्त, आप भी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे हो? राहुल पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गया। एक खूबसूरत अकेली लड़की खड़ी हुई थी। लड़की की नशीली आंखें, लंबे बाल और चेहरे पे रहस्यमय मुस्कान थी। राहुल उस लड़की से कहता है, आप कौन हो और इतनी रात को इस प्लेटफॉर्म पर क्या कर रही हो? लड़की थोड़ी सी मुस्कुराई और कहने लगी, मेरा नाम माया है और मैं भी मुंबई जाने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रही हूँ। राहुल ऑटो वाले की कही बातें भूल जाता है। उस प्लेटफॉर्म में किसी भी अनजान यात्री से बात मत करना क्योंकि उस प्लेटफॉर्म में भूत घूमते हैं जो अपने शिकार की तलाश में किसी इंसान के आने का इंतज़ार करते रहते हैं। ऐसे लोग दिखने में आम आदमी की तरह होते हैं
जिनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। ये बात राहुल को याद ही नहीं रही। राहुल माया की खूबसूरती पर फिदा हो गया था। राहुल इस बात से अनजान था कि एक ऐसे ट्रेन में वो सफ़र करने वाला है जहाँ पर इंसान नहीं, भूत सफ़र करते हैं। मौत का ऐसा भयानक सफ़र जिसे देखते ही इंसान की रूह तक कांप जाएगी। आइए देखते हैं अब राहुल के साथ आगे क्या होता है। राहुल माया से कहता है, आप मुंबई पहली बार जा रही हो? आप अकेली हो? आपके साथ कोई नहीं आया है क्या? माया कहने लगी, मैं बहुत बार मुंबई जा चुकी हूँ। मैं हमेशा अकेली सफ़र करती हूँ क्योंकि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। मैं मुंबई में जॉब करती हूँ। मुंबई में किराए के मकान में रहती हूँ। रामपुर में मेरे दोस्त की शादी में आई थी। शादी एंजॉय किया और अब अपने घर जाने के लिए स्टेशन पर खड़ी होकर एक अजनबी से बातें कर रही हूँ। राहुल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, 12 बजने वाले हैं, अभी तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं आई। शायद आज ट्रेन नहीं आएगी। मुझे घर लौट जाना चाहिए। तभी माया कहती है, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी। राहुल रेल की पटरी की तरफ देखे जा रहा था। तभी अंधेरे के बीच रोशनी दिखाई देने लगी। रोशनी धीरे धीरे सामने आने लगी। ट्रेन की आवाज़ सुनकर राहुल अपना सामान हाथ में उठा लेता है और माया से कहता है, ट्रेन आ गई है, चलिए हम दोनों साथ में सफ़र करते हैं। बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चलेगा। माया थोड़ी मुस्कुराई और राहुल के साथ ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन के अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। अंदर के डिब्बे में कोई भी यात्री नहीं था। राहुल थोड़ा घबराया और माया से कहता है, अजीब बात है, आज ट्रेन में कोई भी यात्री क्यों नहीं है? तभी माया कहती है, कोई बात नहीं, हम दोनों हैं ना, बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चलेगा। राहुल कहता है, बैठिए कुछ बातें करते हैं। इतने बड़े ट्रेन में हम दोनों अकेले सफ़र कर रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा क्या? माया थोड़ी मुस्कुराई और कहने लगी, डर? और मुझे? मैं डरती नहीं हूँ, शायद आपको डर लग रहा है। राहुल ने हाँ में जवाब दिया। माया ट्रेन की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने लगी। राहुल अपने घड़ी में देखता है तब 12 बज चुके थे। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा अंदर आने लगी थी। अचानक ट्रेन चलने लगती है। राहुल ट्रेन से रामपुर स्टेशन की तरफ देखता है। अचानक से डर जाता है। राहुल को ऐसा लगा स्टेशन में माया खड़ी हुई हो और उसको ही देखे जा रही हो। राहुल घबराकर फिर से ट्रेन में बैठी हुई माया की तरफ देखता है। माया अभी भी खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही थी। राहुल का मोबाइल अचानक से बजता है। मोबाइल में हनुमान चालीसा रिंगटोन बज रहा था। जैसे ही रिंगटोन माया सुनती है, अचानक से वो चिल्लाने लगती है, बंद करो, इसे बंद करो। राहुल घबरा जाता है और मोबाइल बंद करके जेब के अंदर रख देता है। माया फिर से खिड़की के बाहर का नज़ारा देखने लगी। राहुल माया से पूछता है, आप ठीक तो हो ना? आपको भगवान की रिंगटोन पसंद नहीं है क्या? माया कोई भी जवाब नहीं देती है। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। तब घड़ी में रात के 1 बज चुके थे। राहुल अपनी कुर्सी से उठता है और आगे बढ़ने की तरफ बढ़ता है। डिब्बे में आगे 2 यात्री बैठे हुए थे। राहुल उन दोनों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो अपना मोबाइल निकालकर अपने दोस्त पंकज को फ़ोन करता है। फ़ोन नहीं लग रहा था। राहुल मोबाइल चेक करता है तो फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। राहुल वापस से मोबाइल जेब में रख लेता है और उसकी नज़र सामने वाले कुर्सी पर बैठे हुए बूढ़े आदमी की तरफ जाती है। वो बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा था। उस अखबार में एक समाचार भी छपा हुआ था। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, एक 22 साल की लड़की ने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली है। लड़की का नाम माया है। आत्महत्या करने की कोई वजह सामने नहीं आई है। समाचार में लड़की की तस्वीर छपी हुई थी। राहुल जब तस्वीर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। ये लड़की और कोई नहीं, माया थी। राहुल इतनी देर तक जिस लड़की से बातें कर रहा था, उस लड़की की मौत आज से 10 साल पहले मुंबई जाने वाली ट्रेन से कूदकर हुई थी। राहुल अखबार की डेट देखते ही कांपने लगता है। ये अखबार 10 साल पुराना था। अखबार में तारीख 10 मई 1996 लिखा हुआ था। राहुल जब उस बूढ़े इंसान की तरफ देखता है तो डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि उस आदमी का सर गायब था। राहुल वहाँ से भागने वाला ही था। अचानक बिना सिर वाले बूढ़े आदमी ने राहुल के पैर जोर से पकड़ लिए। राहुल चीखना चाहता था पर उसके गले से आवाज़ नहीं निकली। वो भगवान का नाम याद करने लगता है। अचानक से उसका फ़ोन बजता है। उसके फ़ोन के रिंगटोन में हनुमान चालीसा रिंगटोन बजने लगी। हनुमान चालीसा सुनते ही
बिना सर वाला भूत वहाँ से गायब हो गया। राहुल भागता हुआ दूसरे ट्रेन के डिब्बे में जाता है और कुर्सी में बैठ जाता है। राहुल की सांसें फूलने लगी थी, दिल की धड़कन ज़ोर ज़ोर से धड़क रही थी। तभी अचानक से तेज़ हवाएं बहने लगती हैं और अचानक से माया राहुल के सामने आ जाती है। माया एक चुड़ैल थी। ट्रेन से कूदकर जान देने की वजह से उसकी आत्मा इसी ट्रेन के अंदर सफ़र करती है। माया का चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा था। आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी, शरीर का आधा हिस्सा गायब था। माया के शरीर से खून टपक रहा था। राहुल डर के मारे कांपने लगता है और कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज़। माया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, मैंने भी इसी तरह से दोनों हाथ जोड़कर उस दिन माफ़ी मांगी थी। मुझे छोड़ दो, जाने दो। पर उस दिन किसी ने भी मेरी आवाज़ नहीं सुनी। हैवान दरिंदों ने मुझे ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया था। मेरे साथ मेरे बूढ़े पिता को भी फेंक दिया था और इतने दर्दनाक तरीके से मौत मिलने की वजह से मेरी आत्मा भटक रही है। तभी अचानक से बिना सिर वाले बूढ़ा आदमी भी वहाँ पे आ जाता है। माया कहती है, बिना सिर वाला बूढ़ा आदमी मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी का क्या कसूर था? इनको क्यों ट्रेन से फेंक दिया? इस ट्रेन में जितने भी यात्री सफ़र कर रहे थे, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। रात के अंधेरे में उन दरिंदों ने मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहा। जब मेरे पिताजी मुझे बचाने आए तो उनको ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया। मैं अपने पिताजी को बचाने के लिए ट्रेन से कूद गई और मेरी मौत हो गई। उसी दिन से अमावस की काली रात जो भी इस ट्रेन में सफ़र करता है कभी जिंदा लौट नहीं पाता है। हम उनका शिकार करते हैं और आज तुम्हारा शिकार करेंगे। अपने मौत को करीब से देखकर कैसा लग रहा है राहुल? राहुल सोचने लगता है, आज उसका आखिरी दिन है। राहुल अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके जेब में हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। राहुल जब घर से निकल रहा था तब माँ ने उसके जेब में हनुमान जी की मूर्ति डाल दी थी। राहुल को थोड़ी हिम्मत मिलती है और अपनी जेब से हनुमान जी की मूर्ति निकालता है। बिना सर वाला बूढ़ा आदमी और माया का भूत दोनों राहुल की तरफ बढ़ रहे थे। राहुल हनुमान जी की मूर्ति उन दोनों के सामने रख देता है। अचानक से हनुमान जी की मूर्ति से एक जादुई रोशनी निकलती है और उन दोनों के शरीर पे पड़ने लगती है। अचानक से दोनों जलने लगते हैं और देखते ही देखते वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। तब घड़ी में 2 बज रहे थे। ट्रेन की गति धीमी होने लगती है। राहुल ट्रेन की खिड़की से झाँक कर देखता है। ट्रेन मुंबई स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुकी है। राहुल अपना सामान लेकर तेज़ी से ट्रेन के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर चलने लगता है। राहुल पीछे मुड़कर नहीं देखता, दौड़ता हुआ जाता है और मुंबई प्लेटफॉर्म के बाहर रास्ते में खड़ी हुई ऑटो वाले के पास जाकर कहता है, भाई साहब जल्दी ऑटो चलाइए, हमें यहाँ से दूर लेकर जाइए। ऑटो वाला कहता है, किराया ज़्यादा देने पड़ेंगे। राहुल कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें डबल किराया दूंगा। राहुल जल्दी से ऑटो में बैठकर अपने घर चला जाता है। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी दूसरी कहानी। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है रहस्य। मन अभी भी मानने को तैयार नहीं है, पर सच तो सच ही होता है। बात सन 1981 की है। पहली बार घर से दूर लॉ ग्रेजुएशन के लिए देहरादून के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया था। बाकी शिक्षा हमारे गृह नगर में ही पूर्ण की थी। पहली बार घर से दूर रहने का अवसर था तो थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। पिताजी के एक मित्र जो देहरादून में ही रहते थे, उन्होंने कॉलेज के पास ही हमारे लिए कमरे की व्यवस्था पूर्व में ही कर दी थी। कमरा बड़ा अच्छा था, जिसमें हमारा फोल्डिंग पलंग, एक मेज, कुर्सी और एक छोटा गैस सिलेंडर रखने के बाद भी काफ़ी जगह बचती थी। कुल मिलाकर 8 कमरे थे, जो एक काफ़ी लंबी चौड़ी गैलरी के दोनों तरफ 4-4 की संख्या में थे। ये कमरे एक बड़ी सी कोठी के साइड में किराए पर देने के लिए बनाए गए होंगे। कोठी में मकान मालकिन, जो काफ़ी बूढ़ी थी, अपने पुत्रों और पोतों के परिवार के साथ रहती थी। मेरा कमरा बाएं हाथ वाली लाइन में दूसरा था। बाकी सभी कमरों में भी पुरुष किराएदार थे, जो सुबह निकलकर देर रात ही वापस आते थे। केवल मैं ही वहाँ पूरे दिन रहता था, क्योंकि मेरी क्लासेस शाम को 4 से 7 बजे तक होती थी। पूरा दिन वहाँ सन्नाटा ही रहता था। एक शाम क्लास से लौटते समय एक युवती मेरे साथ ही मुख्य द्वार खोलकर गैलरी में प्रविष्ट हुई। अब से पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था।
उसने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए अपने कंधे से उतार कर भारी पिट्ठू बैग को नीचे रखा और पूछा, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? जी हाँ, ज़रूर, कहते हुए मैंने अपने कमरे का ताला खोलकर उसे बैठने के लिए कुर्सी आगे कर दी। उसने पानी पीकर ग्लास मेज पर टिकाया और मुझसे पूछा कि क्या मैं उसका बैग उसके कमरे तक पहुंचाने में मदद करूंगा। मैंने बिना कुछ बोले उसका बैग उठाया और मेरे सामने वाली लाइन के अंतिम कमरे के बाहर उसके ताला खोलने के बाद कमरे में उसके पीछे प्रवेश किया। उसने कमरे का बल्ब जलाया। ये क्या, पूरे कमरे में चारों तरफ मकड़ियों के जाले और कूड़ा भरा था। कमरे में 2 फोल्डिंग और 2 कुर्सी और एक बड़ी मेज़ पड़ी थी। उसने कोने में पड़ी झाड़ू उठाई और जाले आदि साफ किए। मैं पता नहीं क्यों अभी तक उसका बैग लिए अभी तक वहीं खड़ा था। अचानक मुझे ध्यान आया कि मुझे अभी खाना खाने होटल जाना है। मैंने उसका बैग वहीं रखते हुए कहा कि मैं खाना खाने होटल जा रहा हूँ, देर होने पर वो बंद हो जाएगा। उसने मुझे कहा, अब चिंता ना करो, मैं घर से 2 व्यक्तियों का खाना लेकर आई हूँ, बस ज़रा सफाई कर लूँ, तब तक आप भी हाथ मुँह धोकर आ जाइए। पता नहीं मैं क्यों मना भी नहीं कर सका, शायद उसके आकर्षण और सानिध्य की चाह में। 10 मिनट बाद ही मैं हाथ मुँह धोकर उसके कमरे में पहुंचा तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि कमरा अब एकदम साफ सुथरा और बल्ब के प्रकाश में कोना कोना चमक रहा था। उसने मुझे बड़ा सा पानी का जग देते हुए बाहर कॉमन एरिया में पानी लाने का आग्रह किया। जब तक मैं पानी लेकर आया वो मेज पर टिफ़िन से खाना निकाल के लगा चुकी थी। भूख का समय हो चुका था तो मैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के खाने पर एक प्रकार से टूट ही पड़ा। खाना खाते खाते बातों के बीच पता लगा कि वो अपने छोटे भाई के साथ यहाँ रहती थी। पिछले महीने किसी आकस्मिकता के चलते उन्हें अपने घर हिमाचल में जाना पड़ा। उसका भाई अभी कुछ दिन वहीं रहेगा। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद मैं कॉलेज से बाहर आया, तभी लोकल बस आई और मुझे उसमें से उतरती रीना दिखाई दी। उसने बताया कि वो लगभग इसी समय अपने ऑफिस से वापस आती है। फिर हम दोनों बातें करते करते अपने कमरे की तरफ चल दिए। इस प्रकार अब हमारा रोज़ शाम को कॉलेज से कमरे तक का साथ आने का नियम बन गया। उसके लिए कभी मैं जल्दी आ जाता तो मैं कभी उसकी बस आने तक की राह देखता, और वो जल्दी आ जाती थी तो वो वहीं घूमते हुए राह देखती थी। खाना खाने भी रोज़ रात को अब हम साथ साथ जाते थे और वापस लौटकर लॉन में करीब आधा घंटे बैठकर बातें करने का हमारा नियम बन गया था। एक दिन शाम को मैं कॉलेज से बाहर आकर उसकी राह देख रहा था। लगभग 5 मिनट बाद बस आई। जैसे ही वो बस से उतरी उसका पैर मुड़ने से मोच आ गई, लेकिन उसके गिरने से पहले ही मैंने उसे संभाल लिया। पैर में तेज़ दर्द होने के कारण उसने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा और धीरे धीरे हम कमरे की ओर बढ़ चले। कमरे पर पहुंचकर उसने गर्म पानी से पैर की सिकाई की और कसकर एक गर्म पट्टी बांध ली। अचानक मुझे बहुत तेज़ सर्दी का एहसास हुआ और कपकपी होने लगी। शायद वायरल बुखार की शुरुआत थी। वापस आकर मैं बिस्तर पर लेट गया। बुखार ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया था। अचानक से इतनी तेज़ बुखार और कपकपी से मैं लगभग संज्ञा शून्य सा हो गया था। लगभग 8 बजे उसने मेरे कमरे पर दस्तक दी और खाना खाने के लिए पूछा। मेरा तपता हुआ मुंह देखकर मेरे माथे पर हाथ रखते बोली, अरे तुम्हें तो तेज़ बुखार है। उस रात वो भी खाना खाने नहीं गई और रात भर अपने पैर के दर्द को भुलाकर मेरे माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ बदलती रही। मुझे शायद सुबह के 3 या 4 बजे के आसपास नींद आ गई होगी। सुबह जब उठा तो बुखार कम था। रीना शायद अपने ऑफिस जा चुकी थी। डॉक्टर के पास दवाई लेने गया तो डॉक्टर ने कहा बुखार तो नहीं है, फिर भी आप ये दवाई रख लो, अगर फिर आए तो खा लेना। उस दिन मैं कॉलेज भी नहीं गया। शाम को रीना मेरे लिए सबको सेब और बिस्किट सब लेकर आई, जो मैंने और उसने चाय के साथ खा लिए। उस रात हम कुछ देर लॉन में भी बैठे। अगले दिन सुबह 7 बजे मेरी आंखें तेज़ खटर पटर की आवाज़ें सुनकर खुल गई। वैसे मैं 10 बजे तक सोता था। मकान मालकिन रीना के कमरे से एक मजदूर के साथ उसका सामान बाहर निकाल कर रखवा रही थी। मैं दौड़कर वहाँ गया और पूछा कि आप सामान क्यों निकलवा रही हो। उसने बताया कि ये कमरा किसी अन्य किराएदार को देने के लिए साफ़ करा रही हूँ। इतने में मेरी नज़र कमरे के भीतर पड़ी। ये क्या, चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल का अंबार जैसा मैंने पहले दिन देखा था। तो वो रीना कहाँ गई, मेरे मुंह से निकला। रीना? कौन रीना? वो तो 2 महीने पहले ही अपने भाई के साथ अपने घर के लिए गई थी।
सुनते हैं रास्ते में ही दोनों का भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। मालकिन ने बताया। तो फिर वो तो रात तक यहीं थी। सुनकर बुढ़िया मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैंने किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ जीव हूँ। उस दिन के 4 दिन बाद ही मैंने वो कमरा बदल लिया था, परंतु कॉलेज से निकलकर एक बस से उतरती सवारियों को देखकर ही वापस लौटता था। बाद में पता लगा कि उस एक्सीडेंट में रीना वहीं पर ख़त्म हो गई थी, परंतु उसका भाई हॉस्पिटल में कुछ दिन रहने के बाद स्वस्थ हो गया था। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी आज की तीसरी कहानी, जिसका नाम है बिना खोपड़ी वाला भूत। सन 2006 एक बार की बात है। मैं अपना काम निपटाकर रात के 1 बजे घर वापस आ रहा था। दरअसल हम अलग अलग गांव जाकर शादी विवाह में हलवाई का काम किया करते थे। हमारे स्टाफ में हलवाई में 6 से 7 जने हमेशा काम किया करते थे। एक जगह काम खत्म होता तो हम अपना सामान समेटकर दूसरी जगह खाना बनाने हेतु निकल पड़ते थे। उस दिन आखिरी शादी का काम निपटाकर हम वापस घर की तरफ आ रहे थे। हम सभी अलग अलग गांव के रहने वाले थे। जिस रोड पर हम चल रहे थे उसी रोड पर पहला गांव मेरा पड़ता था। रात के 1 बज चुके थे। मेरे हलवाई गुरुजी कहने लगे, कृष्णा अकेले घर चले जाओगे? जी गुरुजी, मैं चले जाऊंगा। अच्छा, आराम से जाना। ये कहकर मेरे साथ के सभी लोग आगे की ओर निकल गए। मैं भी रोड से नीचे उतरकर नदी के किनारे किनारे गांव की ओर निकल पड़ा। नदी के किनारे एक लंबी सी दीवार के ऊपर मैं चलने लगा। ज़मीन से दीवार की हाइट 1 फीट ऊंची थी और चौड़ाई में लगभग 2 फीट, जिसके ऊपर आसानी से चला जा सकता था। गर्मी का मौसम होने के कारण आसमान बिल्कुल साफ था। चांद की रोशनी से धरती का कोना कोना जगमगा रहा था। किसी टॉर्च या लाइट के सहारे की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही थी। सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मैं भी मीठे मीठे गीत गुनगुनाते हुए सीधी दीवार के ऊपर चल रहा था। जिस पत्थर की दीवार के ऊपर मैं चल रहा था, अब वो पत्थर की दीवार खत्म होने वाली थी। इसके बाद मुझे कच्चे रास्ते से आगे की ओर जाना था। जहाँ से कच्चा रास्ता शुरू होता था, उस कच्चे रास्ते के किनारे काफ़ी झाड़ियाँ और पेड़ पौधे थे। जैसे ही मैं कच्चे रास्ते में पहुँचा, मेरी धड़कनें तेज़ हो गई और मुझे काफ़ी डर लगने लगा। इसके बाद मैं वहीं पर रुक गया और हल्के हल्के आगे बढ़ने लगा। हल्के हल्के आगे बढ़ते बढ़ते मुझे एक परछाई दिखाई दी। दरअसल जिस चीज़ को मैंने देखा वो चीज़ रास्ते से काफ़ी हटकर झाड़ी के पीछे खड़ी थी। मैंने एक बार को सोचा कि ये कोई व्यक्ति तो हो नहीं सकता। रात के 1 बजे कोई व्यक्ति झाड़ी के पीछे भला क्या करेगा? लेकिन क्या पता ये मेरा दोस्त हो जो मुझे डराने के लिए झाड़ी के पीछे छुपकर बैठा हो। उस रात न जाने क्यों मेरे दिमाग में बड़े ही अजीबोगरीब विचार आ रहे थे। हालांकि मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था, परंतु हालात को देखकर कुछ विश्वास तो होने लग रहा था। अचानक जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा, मेरी धड़कनें और तेज़ होने लगी। मैं झाड़ी के सामने रुककर हालात का जायज़ा लेने लगा। इतना भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु फिर भी झाड़ी के पीछे छुपे हुए व्यक्ति को मैं करीब से देखने की कोशिश करने लगा। जब मैंने काफ़ी करीब से देखा तब मुझे ऐसा लगा जैसे ये कोई जीवित व्यक्ति है। उस व्यक्ति से मैंने पूछा, कौन हो भाई तुम, और तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मेरी बातों को सुनकर झाड़ के पीछे खड़े व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला। अब मुझे बड़ा ही बुरा लगा और मैं चिल्लाते हुए गुस्से में उस व्यक्ति से कहने लगा, कौन है भाई तू और क्यों रास्ता रोक रहा है? दिमाग ना खराब कर मेरा, रास्ता छोड़ दे, नहीं तो मैं बहुत बुरा हूँ और तुझे अभी यहीं उठाकर पटक दूंगा। क्रोध में अक्सर मनुष्य अंधा हो जाता है, ये बात मैंने तभी जानी। खैर, मेरी बातों का कोई असर उस व्यक्ति पर हुआ नहीं और मैं पहले से अब और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया था। मैं बार बार हर एक चीज़ को देख रहा था। इस व्यक्ति का मुझे सर नहीं दिखाई दे रहा था और मैं काफ़ी देर से यही सोच रहा था कि शायद काले कमल से उस व्यक्ति ने अपने आप को पूरा ढक रखा है। क्या पता इसलिए उसका सिर नहीं दिख रहा। परंतु अब मैं और भी ज़्यादा गुस्से में था। बस एक बार और समझा रहा हूँ भाई, रास्ता छोड़ दे, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर मैं ज़ोर से चिल्लाया। तब क्या था, मैं उस व्यक्ति से 2.5 मीटर की दूरी पर खड़ा था। वो व्यक्ति न जाने क्या बड़बड़ा रहा था। जो भी बातें वो कह रहा था उसकी एक भी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी और उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही गुस्से में है। गुस्से में वो व्यक्ति मेरे पीछे मुझे मारने के लिए दौड़ा और मैं भी उसे सामने देखकर एक बार के लिए चकरा गया। इतने करीब से देखने के बाद भी मुझे उसके कंधे पर सिर नज़र नहीं आ रहा था।
अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका था, क्या पता ये आदमी हो ही ना, क्या पता ये भूत हो। बस फिर क्या था, मैं भी जिधर से आया था उधर की तरफ दौड़ पड़ा। मैं काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा था कि अचानक एक आवाज़ आई धड़ाम से, और ऐसा लगा जैसे कोई गिर गया और मदद के लिए पुकार रहा हो। हाय, मर गया रे। मैं पीछे मुड़कर देखने लगा तो व्यक्ति मेरे पीछे दौड़ रहा था। वो अचानक एक गड्ढे में गिर चुका था और कांटों के झाड़ में लेटा। ये सब देखकर मेरे मन में बहुत दुख हुआ और मैं भी सहानुभूति दिखाने के लिए उसके करीब गया। जैसे ही करीब जाकर एक हाथ बढ़ाया उस व्यक्ति की तरफ उसकी मदद करने के लिए, और मैंने कहा, तुम ठीक हो भाई, कोई चोट तो नहीं लगी? उसके बाद जो चमत्कार मैंने देखा, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई और मैं बड़ा ही भयभीत हो गया। नीचे गिरा हुआ व्यक्ति अर्थात भूत, जिसके कंधे पर सिर ही नहीं था, वो 1 सेकंड या शायद कहूँ 0 सेकंड की रफ्तार से ही मेरे सामने खड़ा हो गया। मनुष्य को नीचे गिरकर ऊपर उठने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन वो व्यक्ति प्रकाश गति से भी तेज़ कांटों के झाड़ से बिना किसी दर्द, बिना किसी कष्ट के मेरे सामने खड़ा हो गया। और जब मैंने उसे काफ़ी करीब से देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। उसके कंधे पर सर था ही नहीं, या यूँ कहूँ उसके कंधे पर मुंडी ही नहीं थी। वे कुछ बड़बड़ा रहा था, शायद ऐसा लग रहा था जैसे वो नाक से बात कर रहा हो। अब मैं दूसरी बार उसके जाल में फंस चुका था। ये सब देखकर मैंने तुरंत फैसला लिया, बेटा भाग लो, ये शक्तिमान है जो धरती पर लेटकर बिजली के स्पीड से भी तेज़ी से उठकर खड़ा हो सकता है। अगर तुम गलती से भी इसके हाथ लग गए तो मार मार के रॉकेट बना देगा। अब मैं भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। वो भूत मेरे पीछे दौड़ रहा था और उसका हाथ मेरे बाएं कंधे से 2 इंच पीछे दिखाई दे रहा था। बहुत ही बड़े बड़े हाथ से उस भूत के, लेकिन गजब की बात तो ये थी कि इतने करीब होने के बाद भी वो मुझे पकड़ नहीं पा रहा था। दौड़ते दौड़ते मेरे मन में एक ही विचार आ रहा था, बेटा और तेज़ भागो, जान है तो जहान है। भागते भागते मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। जैसे ही मैंने नहर को पार किया उस भूत ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया। ये बड़ी अजीब सी बात थी, नहीं जानता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, परंतु गिरते पड़ते मैं अपने दोस्त के घर पहुंच चुका था। मेरे दोस्त की मम्मी पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? आंटी जी मत पूछिए, बहुत बुरा हुआ, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आ रहा हूँ। न जाने उस रास्ते में मुझे कहाँ से एक भूत मिल गया जिसका सिर ही नहीं था। बड़ी अजीब सी बात है, भूत का खोपड़ी ही नहीं थी। नहीं बेटा, ऐसा होता है, जो व्यक्ति सर काट के मरते हैं वैसे भूत बिना सिर के होते हैं। चलो आज की रात यहीं सो जाओ, कल सुबह घर चले जाना, ठीक है? आंटी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर मैं उन्हीं के घर में सो गया। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले नहा धोकर पंडित जी के पास गया। पंडित जी को पूरी कहानी सुनाने के पश्चात पंडित जी हंसकर कहने लगे, ऐसी दुष्ट आत्मा बहुत खतरनाक होती है, और एक बात यह है कि तुम्हारे ग्रह दशा उस समय बहुत ही प्रबल चल रहे थे, इसी कारण वे भूत तुम्हें पकड़ नहीं पाया। और दूसरी बात, कभी भी भूत नदी को पार नहीं करता। पंडित जी की बातें सुनकर मेरे मन का भय कुछ कम हुआ और मैं कई बार उसी रास्ते से दोबारा आता जाता था, परंतु वो भूत दोबारा मुझे नहीं मिला। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।